हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम आज जो वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे वो है पार्टनरशिप फर्म जो होता है, यानी कि बिजनेस का एक फॉर्म है पार्टनरशिप फर्म। उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ऑलरेडी आप लोग पिछले वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसका क्या मतलब है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले एडवांटेजेस हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म पहले ये एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि पार्टनरशिप फॉर्म यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे, चला रहे, संचालन कर रहे, तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम पार्टनर जो होंगे एक फर्म के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, वो होंगे 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो क्या है इसके एडवांटेजेस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि अगर बिजनेस हमें शुरू करना है, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये बहुत इसको आसानी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो उसकी जो प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पार्टनरशिप फर्म इज ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव। इन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस वन डज नॉट रिक्वायर टू पास थ्रू अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी अगर हमें ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म अगर हमें स्टार्ट करनी है तो हमें उसके लिए लीगल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसकी बहुत लंबी प्रोसीजर भी हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी बट एडवाइजेबल। क्या बोला है कि कानूनन तौर के ऊपर ये बताया गया है कि इसको रजिस्टर करना वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ एडवाइजेबल है। अगर कर लेते हैं, अगर हम उसको पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट अगर हम बनाते हैं और अगर उसको रजिस्टर कर लेते हैं तो ये हमारे बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं और बिजनेस के लिए दोनों के लिए क्या होगा, फायदा कारक रहेगा। इसलिए इसको बोला है कि नॉट कंपलसरी बट एडवाइजेबल। नाउ द सेकंड वन एडवांटेज क्या है इसका, एफिशिएंट मैनेजमेंट। Unlike sole proprietorship, the partnership firm gets benefit of knowledge, intelligence, skill and experience of many partners. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था फ्रेंड्स कि सिर्फ एक ही पार्टनर रहता था, एक ही उसका ओनर रहता था, तो उसके पास जो स्किल है या उसके पास जो नॉलेज है वो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता था। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप है तो दो से अधिक व्यक्ति यहाँ पे इसमें साथ में बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो हर एक इंसान जो है अपना अपना नॉलेज अपना उसमें लगाता है, उसका जो ज्ञान है, उसके पास जो इंटेलिजेंस है उसका, बराबर उसके पास जो एक्सपीरियंस, उसका अनुभवों के द्वारा वो बिजनेस के अंदर कुछ डिसीजंस लेने में वो मदद कर सकता है। तो इसलिए बोला है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टनर्स है, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज और इंटेलिजेंस उसके अंदर वो अपना बिजनेस के अंदर भी लगा सकते हैं। एज द मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ द पार्टनर्स दे टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन केयर इन द मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट जो करना है, जो पूरा उसका तंत्र पूरा संभालना है बिजनेस का, तो वो सबके पार्टनर्स के हाथ में रहेगा। तो क्या होगा कि वो उसके अंदर पर्सनली खुद उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, उसमें ध्यान लेगा, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है। क्योंकि जो भी अगर नफा करेगा बिजनेस में, जो कुछ भी प्रॉफिट कमाएगा, तो क्या होगा उसके अंदर वो उसको शेयर करेगा प्रॉफिट के अंदर। तो अब जब उसको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट में अच्छा खासा शेयर चाहिए अगर उसको, तो फिर उसके अंदर वो मेहनत भी करेगा। एज देयर इज अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्टनर्स ओवर एम्प्लॉइज द फर्म इज मैनेज एफिशिएंटली। और यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स जो है वो पूरा बिजनेस को हैंडल करते हैं, तो उनके अंडर में जो भी एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, जो पार्टनर्स नहीं है उनके अलावा जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं वो लोग। तो इस तरह से क्या होगा कि बिजनेस का जो वर्क जो है ना वो एकदम स्मूथ चलेगा और एफिशिएंटली, यानी कि बहुत आसानी से अच्छी तरह से बिजनेस चलेगा हमारा। फिर थर्ड इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, इंक्रीज इन गुडविल और क्रेडिट वर्दीनेस। गुडविल और क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स के क्या होता है, प्रेस्टीज, बिजनेस का प्रेस्टीज, यानी कि बिजनेस का जो है एक बोलते हैं कि अच्छी छाप रहेगी बिजनेस की। एज एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अदर ट्रेडर्स डू नॉट हेसिटेट टू सेल गुड्स और क्रेडिट और लेंड फाइनेंस टू देम to the firm. Creditors can realize their debt from any partner, even from his private properties. Thus, in compromise to sole proprietorship, the possibility of increase the credit worthiness of the firm is more. क्या बताया यहाँ पे कि पार्टनरशिप है, पार्टनर्स की जितनी भी लायबिलिटी वो कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, यानी कि उसके जो प्रॉफिट में जो शेयरिंग होगा वो तो उतना हिस्सा तो उसका रहेगा कि अगर कोई डेप्ट यानी कर्ज आता है तो उतना उसको भरपाई करनी है। अगर वो बिजनेस बेचने के बाद भी अगर नहीं होता तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उसे अपना कर्ज अदा, बिजनेस के फॉर्म का जो कर्ज है उसको अदा करना पड़ेगा।
तो जो क्रेडिटर होगा या जो फाइनेंस जो लैंड करता है यानी जो बैंक वाले हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, या क्रेडिटर्स यानी कि जो हमें बाकी में माल देता है, तो ये लोग क्या करेंगे, हमको माल देंगे क्योंकि इनको मालूम है ये हमको बाकी में पैसा भी दे सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि पार्टनरशिप फॉर्म है और यहाँ पे हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे पैसा हमको आसानी से मिल जाएगा, यानी हमारा पैसा कहीं भी डूबने वाला नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो बिजनेस की जो क्रेडिट वर्दीनेस जो होगी, बराबर है, यानी हमारी मार्केट में इज्जत भी बढ़ेगी, इसका प्रेस्टीज भी बढ़ेगा और हमारी मार्केट में कुछ वैल्यू भी बढ़ेगी इसके अंदर। थस इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म इज मोर। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप की जो है वो क्या होगी, क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि ओनली वन ओनर था, तो उसकी खुद की जितनी प्रॉपर्टी होगी उसमें से बेच के वो अपना कर्ज अदा कर सकेगा। तो फिर जो डेप्ट जो देने वाले यानी जो उसको कर्ज देने वाले वो सिर्फ उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देखा समझेगा कि इसकी प्रॉपर्टी कम है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स ज़्यादा है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स ज़्यादा है। तो जब पार्टनर्स ज़्यादा है तो सबकी कंसोलिडेट अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो पता चलेगा हाँ इतनी सब प्रॉपर्टीज़ है तो हम लोग इनको ज़्यादा कर्ज भी दे सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप के अंदर क्रेडिट वर्दीनेस क्या होगी, फर्म की वो बढ़ जाएगी। फिर क्या है, फोर्थ है उसका एडवांटेज है मोर कैपिटल। मोर कैपिटल यानी कि ज़्यादा मूड़ी जो बोलते हैं, यानी कि जो हमने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो। इन पार्टनरशिप फॉर्म एज देयर आर 2 और मोर पार्टनर्स मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड। पार्टनरशिप फंड के अंदर क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होंगे, तो अलग अलग जितने भी पार्टनर आए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू ब्रिंग द कैपिटल, बट सभी पार्टनर्स अगर कैपिटल लेके आते हैं एज ए कैपिटल तो फिर फंड क्या होगा, बिजनेस का बड़ा हो जाएगा ना। सो इन फ्यूचर व्हेन बिजनेस डेवलप्स इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल। तो यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स है, सभी अपने अपने हिस्से का जिसको जितना प्रॉफिट में शेयरिंग चाहिए वो उसके हिसाब उसके मुताबिक वो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। अब भविष्य के अंदर अगर हमें बिजनेस को डेवलप करना है तो हमें और भी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन बाय एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड। अब सपोज के 5 पार्टनर है, अभी बिजनेस को एक्सपांड करने का हमारे पास स्कोप है, यानी मार्केट में हमारी अच्छी डिमांड है, हम लोग आराम से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ द फाइनेंस वी आर नॉट एबल टू एनलार्ज अवर बिजनेस। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक पार्टनर को जो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है यानी हमारे बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर आ सकता है, उसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो जो नया पार्टनर आएगा वो क्या करेगा, अपने हिस्से का कैपिटल लेके आएगा, हिस्से का कैपिटल लेके आएगा, उससे फिर हम अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। फिर क्या है, एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यानी जो काम होगा उसको बांट दिया जाएगा। एडवांटेजेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्किल्स and abilities of the partner of a firm. By allotting the work to partners according to their abilities and experience, the advantage of division of labor can be obtained. क्या बताया यहाँ पे कि जो काम जो है वो हर एक पार्टनर जो है अपने अपने काबिलियत के मुताबिक, क्या बोला, एबिलिटीज़ यानी कि काबिलियत, अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक उनको हर एक पार्टनर को अपना अपना काम दिया जाएगा। तो by allotting the work to the partners according to their abilities and experience, the advantage of division of labor can be obtained. तो सबको अपनी काबिलियत के मुताबिक अगर काम दिया जाएगा तो उनके जो एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव जो है उसके बेस के ऊपर हमें यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा कि भाई काम का बंटवारा हो जाएगा, तो फिर एक रिपीटेशन नहीं होगा वर्क के अंदर, यानी एक व्यक्ति वो काम कर रहा है फिर वही काम के लिए दूसरा व्यक्ति उसके अंदर नहीं लगेगा। यानी कि अगर कोई अकाउंट में एक्सपर्ट है तो वो अकाउंट का काम करेगा, कोई सेल्स में एक्सपर्ट है तो वो सेलिंग का काम करेगा, कोई परचेज के अंदर एक्सपर्ट है तो परचेज का काम करेगा। तो अपना अपना वर्क को लोग डिवाइड करेंगे। जब डिवीजन कर देंगे वर्क का अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइजेशन, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक काम रिपीटेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद है जो एडवांटेज वो है प्रॉपर डिसीजन। इन पार्टनरशिप फॉर्म before tasking any decision for any matter, discussion and thinking process take place. अब बिजनेस करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो निर्णय हमको लेना ही है, क्योंकि जो जो हमारे सामने परिस्थितियाँ आती जाएगी उसके मुताबिक हमें उन परिस्थितियों का सामना भी करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमको डिसीजन भी तुरंत लेना है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो क्या था, वो अकेला मालिक था तो वो अपना सारा डिसीजन खुद ही लेता था, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स है तो बिजनेस के बिहाफ के ऊपर हमें कोई डिसीजन लेना है तो सब लोग मिल के यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस जो है कौन सा है हमें डिसीजन लेना है इसके बारे में सब लोग मिल के अपनी राय देंगे। यहाँ पे ओपिनियन ऑफ ईच पार्टनर इज नोटेड एंड ओनली देन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजन इज टेकन बाय कंसेंट। यानी पहले सारे पार्टनर्स जितने भी है
जो भी मैनेजमेंट का काम करेंगे वो सब लोग पहले मिलेंगे, वो लोग वहाँ पे अपनी राय देंगे और उसमें से फिर कोई भी एक डिसीजन यानी कि एक निर्णय के ऊपर वो लोग आएंगे और वो भी किसके, सबकी सहमति होनी जरूरी है। यानी अबव 50% लोग अगर उसके बाद में सहमत है जो डिसीजन हम लोग लेना चाह रहे हैं, तो फिर जो डिसीजन लिया गया उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। As the benefit of all knowledge and experience of all partners is available, the possibility of wrong decision is very less. क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होंगे तो अपना अपना कुछ ना कुछ सबको अनुभव तो होगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ उनके पास नॉलेज होगा, तो सभी लोगों का नॉलेज और सबका एक्सपीरियंस वो लोग साथ में मिला के अगर कुछ डिसीजन लेंगे तो यहाँ पे चांसेस कम है कि जो भी हमने डिसीजन लिया वो गलत हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है कि जो डिसीजन लिया वो ओनर ने गलत लिया होगा, लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, चांस कम है। चांस यहाँ भी हो सकता है डिसीजन लेंगे, वो सब बिजनेस जो है वो रिस्क है और अनसर्टिनिटीज बिजनेस के अंदर आती रहती है, तो वो कोई भी पार्टनर उसको ऐसे नहीं बोल सकता कि हम इस हर चुनौती को हम लोग सामना कर लेंगे। लेकिन अनसर्टिनिटीज़ के सामने जो डिसीजन लेना है तो अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वो लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं और हो सकता है कि ये डिसीजन जो है वो उसको ज़्यादा खतरा ना हो और बिजनेस के लिए वो फायदेकारक भी रहेगा। फिर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप इज़ अ वॉलंटियर एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, स्वेच्छा से सबने पार्टनरशिप की है, यानी किसी को जबरदस्ती किसी को पार्टनर तो बनाया नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, पार्टनरशिप क्या है, वॉलंटियर एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट यानी कि उसकी सहमति होनी जरूरी है। इन दिस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी मेड। अगर ये एग्रीमेंट में हमको जो ज़रूरत है हम उसके अंदर चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट द नेसेसरी चेंजेस कैन इजीली बी मेड इन द मैनेजमेंट एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। यानी हमें अगर बिजनेस के अंदर कोई चेंजेस करना है हमें, तो हम लोग अपने एग्रीमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन मेक चेंजेस इन द एग्रीमेंट। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। Usually in partnership firm, all types of work is carried out with the consent of the all partners. If one partner does not agree to any decision, then that work cannot begin. Any partner can ask for the dissolution of the partnership. This way, the interest of minority is protected. क्या बोला यहाँ पे, माइनॉरिटी यानी कि यहाँ पे 18 साल से कम उम्र वाला माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटी यानी कि 51% से कम वाले लोग। यानी अगर डिसीजन लेना है तो 51% लोग अगर एग्री होते हैं और 51% से कम लोग डिसएग्री है, तो जो डिसएग्री वाला है कि जो लोग जिसकी यहाँ पे कम है, जो लोग कम है उसको यहाँ पे माइनॉरिटी में गिना गया, तो उसका भी प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के जो लोग उसके कोई डिसीजन अगर हम लोग लेते हैं और जो लोग सहमत नहीं है तो उनका भी इंटरेस्ट, उनका भी हित को ध्यान में रखा जाएगा यहाँ पे। तो क्या बोला कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर सारे जो काम कैच किए जा रहे हैं वो लोग एक दूसरे की सहमति के साथ ही सारे काम किए जाएंगे। अगर कोई पार्टनर अगर कोई डिसीजन लिया है उसमें अगर सपोज के 10 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर है वो डिसीजन जो लिया उसमें एग्री नहीं हो रहे, तो जो 2 पार्टनर जो एग्री नहीं हो रहे वो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनॉरिटी में गिने जाएंगे। देन वर्क कैन नॉट बी बिगिन। तो अगर वो 2 लोग अगर उसमें एग्री नहीं होते तो फिर क्या होगा, उस काम को, उस डिसीजन को वहाँ पे नहीं माना जाएगा। एनी पार्टनर कैन आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो फिर अगर वो जो अगर दोनों एग्री नहीं हो रहे, 10 पार्टनर थे उसमें से 2 लोग वो डिसीजन के लिए एग्री नहीं हो रहे, तो वो 2 लोग क्या बोलेंगे, भाई हमको डिसॉल्व कर देना, पार्टनरशिप जो है वो हमको डिसॉल्व करेंगे, हमें भाई ये तुम्हारा जो निर्णय लिया है उससे हम लोग सहमत नहीं है, अगर आप लोग फिर भी इस निर्णय के ऊपर आप चलना चाहते हो तो फिर भाई हमें ये पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हमको नहीं रहना है, तो हमें पार्टनरशिप से हमको निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे उनको वो आज़ादी मिलेगी, उनको पार्टनरशिप से निकलना है तो वो लोग आराम से निकल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रोसीजर होगी, वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद उसको हम लोग अपने पार्टनरशिप फर्म से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप टूटेगी, यानी कि पार्टनर्स जो है वो अलग होंगे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस है वो बंद नहीं होने वाला है। रिमेनिंग 8 पार्टनर्स विल कंटिन्यू दैट बिजनेस ओनली। Now, next point is the direct relation with customer. Like sole proprietorship, in partnership also, change can be made easily as there is direct contact with the customers and employees. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो उसका जो ओनर जो था, मालिक जो है, वो अपने सारे कस्टमर्स के साथ में रिलेशन में टच में था और जैसा जैसा कस्टमर से फीडबैक मिलता था उस तरह से वो अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस के अंदर वो चेंजेस करता था। इसी तरह से यहाँ भी यही होगा कि जब पार्टनरशिप होगी तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अपने सारे डायरेक्ट, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके डायरेक्ट रिलेशन में, उनके टच में होंगे। तो अगर प्रेफरेंस में या टेस्ट में या हैबिट में कुछ भी कस्टमर का चेंजेस आ गया तो उसको मालूम चलेगा और अकॉर्डिंगली वो लोग अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस लाएंगे। फिर उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन पार्टनरशिप फॉर्म एज देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, इकोनॉमिक पावर इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स। इकोनॉमिक पावर मीन्स क्या होगा, फाइनेंशियल पावर। अब एक से दो से ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर, तो फाइनेंशियल पावर जो होगा वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, यानी कोई भी एक ही व्यक्ति जो होगा वो पूरा निर्णय नहीं लेगा। सारा फाइनेंशियल डिसीजन है वो कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे नहीं लेने वाला, यानी सब लोगों ने पैसा लगाया तो सब लोग फाइनेंस के बारे में सोचेंगे कि भाई कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से परचेस करना है, किस तरह क्या क्रेडिट पॉलिसी रखनी है, क्या कौन सी पॉलिसी रखनी है, कहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना है। तो सारा जो भी इकोनॉमिक पावर जो रहेगा ना वो सबके हाथ में रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा हैंडलिंग होगा, तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। तो जो टॉप मोस्ट पे होगा और वही पूरा हैंडल करेगा उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि यहाँ पे उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग लोगों के हाथ में उसको बांट देना, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फिर उसके बाद है नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा, वो है लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। यस फ्रेंड, बिजनेस करेंगे तो टैक्स तो भरना है, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम किसकी है, टैक्स की होगी। तो द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर द बर्डन ऑफ द इनकम टैक्स इज लेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो भी बिजनेस की इनकम होती थी वो उस अकेले ओनर की होती थी, वो प्रोप्राइटर की होती थी। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी टैक्स की वो पे करने की, उसकी खुद की लायबिलिटी बन जाती थी कि वो खुद उसको पे करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो भी बिजनेस की जो इनकम हुई है बराबर, तो उसके ऊपर टैक्स तो लगने वाला है। तो बिजनेस की इनकम में फिर क्या हो, जो प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। जो जितने शेयर के अंदर रहा होगा, जिसका जितना प्रपोर्शन होगा उसके मुताबिक उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा, और जिसको जितना प्रपोर्शन मिला है, जो प्रॉफिट मिला है उसके बेस के ऊपर उसको फिर वहाँ पे टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस क्या है पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल, कंसिडरिंग द डेवलपमेंट एंड साइज, बिग साइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, द कैपेबिलिटी टू रेज लार्ज कैपिटल बाय पार्टनर इज लिमिटेड. There is a less scope for partnership firm to engage in large-scale business activities, and due to limited capital, the activities like research cannot be undertaken. अब यहाँ पे देखिए पार्टनर्स तो है, सभी लोग अपना अपना हिस्से का कैपिटल लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको बोला गया लिमिटेड कैपिटल। क्यों? क्योंकि जितने पार्टनर हम लोग मैक्सिमम 50 से तो पार्टनर हम लोग कर नहीं सकते। तो हमें जब बिजनेस को एक्सपांड करना है तो हम नए नए पार्टनर को, चलो कि हमने उसको ऐड कर दिया, नए नए पार्टनर को हम ऐड करते जा रहे, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है ना, 50 से ज़्यादा तो हम लोग उसके अंदर पार्टनर्स को ऐड नहीं कर पा रहे। तो फिर वहाँ पे एक सर्टन पॉइंट के ऊपर, एक सर्टन टाइम के ऊपर फिर यहाँ पे हमारा लिमिटेशन आ जाएगा कि इससे ज़्यादा हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड अब नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ही परमिशन है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। और गवर्नमेंट का जो सेक्शंस है उसके मुताबिक जितनी हमें परमिशन है उतने पार्टनर्स पे अगर हम लोग पहुँच गए तो फिर हम लोग नया पार्टनर को ऐड नहीं कर पाएंगे। जब नया पार्टनर ऐड नहीं कर पाएंगे तो हम अपना कैपिटल को रेज नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे। और जब कैपिटल को बढ़ा नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, हमारे यहाँ पे बिजनेस को एक्सपांड करना जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर अगर हमको लेके जाना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड वन इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हर एक पार्टनर, जितने जो भी पार्टनर है उसकी सबकी लायबिलिटी वो कैसी है, अनलिमिटेड है। ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन फॉर द फर्म बाय एनी अदर पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं वो सबके सब जिम्मेदार रहेंगे। अगर कोई भी काम किसी एक पार्टनर ने किया है या उनके बिहाफ के ऊपर किसी और पार्टनर ने काम किया है, लेकिन अगर कुछ भी गलती हुई या कुछ भी नुकसान होता है तो जितने भी पार्टनर हो सारे के सारे पार्टनर इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इफ एसेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट टू पे द डेब्ट, देन इन दैट सिचुएशन ऑल पार्टनर्स हैव टू पे डेब्ट इवन बाय सेलिंग देयर पर्सनल प्रॉपर्टीज। और अगर फर्म की जितनी भी एसेट्स है अगर वो सब कुछ बेच देने के बाद भी अगर हमारे पे अगर फर्म के ऊपर इतना कर्ज है कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हर एक इंडिविजुअल पार्टनर की खुद की जवाबदारी रहेगी कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के अपना जो फर्म का जो डेब्ट है उसको वो कंप्लीट करे। थर्ड वन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिसएग्रीमेंट इन पार्टनरशिप। अलग अलग पार्टनर्स है, सबका अपना अपना नॉलेज होगा, अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, किसी के पास कुछ अलग अलग स्किल्स होंगे, तो सब लोग की राय हो सकता है, कोई डिसीजन लेना है तो सबकी राय एक जैसी नहीं होगी, हो सकता है कोई इसके ऑपोजिट में भी होगा। तो इन पार्टनरशिप मैनेजमेंट ऑफ द फर्म रन्स प्रॉपरली टिल देयर इज यूनिटी
एंड एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट पूरा कब तक कंप्लीटली ठीक तरह से चल सकता है, जब सब लोग एक ही चीज़ के ऊपर सहमत हो तब। व्हेन डिसयूनिटी एंड डिस्प्यूट अराइजेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट इन पार्टनरशिप। अगर कुछ यूनिटी यानी कि सब लोग अगर सहमत नहीं है, सब लोग मिल के काम नहीं कर पा रहे, और अगर कोई डिस्प्यूट आता है यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई रिलेशन के अंदर, इंटर कोई प्रॉब्लम हो गई इन लोगों को पार्टनर्स के आपस के अंदर, बराबर है, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान है, इंसान अगर एक दूसरे से अगर खफा हो जाता है तो फिर उसको क्या है कि वो बिजनेस के अंदर साथ में वो लोग काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको प्रॉब्लम आने वाली है, बराबर है। तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया, फिर कोई भी निर्णय लेने का होगा, अगर आपस में उन लोगों के पार्टनर्स की अगर बनती नहीं है तो फिर जब कोई निर्णय लेने की बात आएगी तो फिर एक दूसरे से वो डिसएग्री रहेंगे, जब डिसएग्री रहेंगे फिर कोई निर्णय पे आ ही नहीं सकते, तो बिजनेस को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके अंदर अगर पॉसिबिलिटी है कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है, सब लोग सहमत नहीं भी होंगे। देन फोर्थ लिमिटेशन क्या है इसका, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि हम लोग सीक्रेट को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट है सीक्रेट को मेंटेन करना। क्यों? इन पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट प्रॉपर डिसीजन एंड थिंकिंग प्रोसेस। ड्यू टू डिसीजंस अमंग पार्टनर्स द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स आर डिफिकल्ट। अब सपोज के 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर मिल के बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो सब लोग एक दूसरे के कंसेंट यानी कि सहमति के साथ लिए गए, तो जो कुछ भी निर्णय ले गए वो सब एक दूसरे को सब कुछ मालूम है बिजनेस के बारे में। अब कोई ऐसा चांस हो गया, एक आध पार्टनर जो है उसको कोई डिसीजन से वो डिसएग्री हो गया, अब वो पार्टनरशिप फॉर्म से वो अलग हो गया, वो पार्टनर से निकल गया, तो जो बिजनेस के जो सीक्रेट्स थे वो तो उसके पास है, उसको तो मालूम था बिजनेस ने क्या क्या किस तरह से फॉर्म किया, मैनेज कर रही है, किस तरह से फाइनेंस हैंडल कर रही है, किस तरह से परचेज कर रही है, सेल कर रही है, उसको सब मालूम था। तो यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग पार्टनर्स है, तो बिजनेस के सीक्रेट्स है वो सबके पास होंगे, और अगर इनकेस अगर कोई भी पार्टनर अगर इसमें से निकल जाता है ये फॉर्म से, तो उसके जो सीक्रेट होंगे वो बिजनेस के वो फिर मेंटेन नहीं रहेंगे। डिफिकल्ट इन शेयर ट्रांसफर। In partnership firm, a partner cannot transfer his share to another person easily. Share transfer to another person requires the consent of all the partners. सपोज कि मैं एक पार्टनर हूँ 10% का, अब मैंने सोचा कि मुझे नहीं रहना है इसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म में, और मैं मेरे भाई को मैं इसके अंदर 10% के पार्टनर में से लगा देता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है जब तक मैं अपने दूसरे पार्टनर्स को इन्फॉर्म ना करूँ, और दूसरे पार्टनर्स भी अगर उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो जाते तब तक ये चीज़ को मैं नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए बोला है डिफिकल्ट इन शेयर ट्रांसफर, कि किसी और को मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, मेरे हिस्से का जो प्रॉफिट है वो मैं किसी और को मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरे पार्टनर्स जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर जो होंगे उनका कंसर्न लेना भी ज़रूरी है। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब पार्टनर्स ज़्यादा है तो डिसीजन अगर कोई निर्णय लेना है अगर हमें, तो हम लोग एकदम क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर्स की मौजूदगी वहाँ पे ज़रूरी है और सबका कंसेंट भी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ईच पार्टनर कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर्स हैं सब लोग मैनेजमेंट यानी बिजनेस का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना है वो सब उसको मैनेज करने के अंदर सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स डिसीजन टेकिंग प्रोसेस इज डिलेड। तो क्या होगा कि इसके अंदर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स अगर हो गए, आपसी अगर इन लोगों की कुछ असहमति रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया इन लोगों के अंदर, तो फिर क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेने के अंदर बहुत निर्णय यानी कि हमें जो लेना है उसके अंदर बहुत समय भी लग सकता है। एज अ रिजल्ट द मैनेजमेंट बिकम्स वीक, और उसके वजह से मैनेजमेंट जो होगा वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट्स मैनी पार्टनर्स फॉर्म में डिसॉल्व, और आपसी तकरारों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि वो फॉर्म जो है वो बंद कर देने में आती है, क्योंकि आपस में अगर डिसीजन अगर लेने में अगर सहमति नहीं होती है तो फिर वो बिजनेस को आगे रन नहीं कर सकते। और इसका लास्ट जो लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज बोलिए वो क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। फॉर द रीजन ऑफ डेथ, insolvency or loss of mental balance of any partner, the partnership comes to an end. इसकी जो अवधि है यानी इसका जो लाइफ स्पेन जो है पार्टनरशिप का वो कैसा है, बहुत शॉर्ट है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टनर अगर मृत्यु हो जाती है या तो इंसॉल्वेंसी यानी कि उसके पास अब कर्ज अदा करने के लिए कोई उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर उसका मानसिक संतुलन अगर वो गुम जाता है
तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जो पार्टनरशिप होगी वो यहाँ पे ख़त्म की जाएगी। यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म नहीं हो रही है फ्रेंड्स। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ये दोनों अलग चीज़ है। पार्टनरशिप फॉर्म यानी हमारा बिजनेस है और पार्टनरशिप यानी हमने जो एग्रीमेंट किया वो है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे ख़त्म होगी, पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये सारी थी हमारे आज जो हमने वीडियो में कवर किया, वो थे लिमिटेशंस और एडवांटेजेस पार्टनरशिप के क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और फ्रेंड्स आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट के जरिए भेजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।